नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं प्रोफेसर विनीता कुमारी, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज हिंदी विभाग, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की हमारी व्याख्यान माला का विषय है स्वातंत्र्योत्तर हिंदी आत्मकथा लेखन। हिंदी आत्मकथा लेखन पर हमने अपना पिछला व्याख्यान भी किया है, जिसमें आत्मकथा का स्वरूप क्या है, हिंदी की प्रारंभिक आत्मकथा कौन सी थी और स्वतंत्रता से पूर्व कौन कौन सी आत्मकथाएं लिखी गई, उस पर हमने चर्चा की। साथ ही जीवनी और आत्मकथा में अंतर, आत्मकथा और अन्य गद्य विधाओं में जो सूक्ष्म अंतर है उन पर भी चर्चा की थी, आत्मकथा के स्वरूप को बताया था। तो आज हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता के पश्चात, जब देश स्वतंत्र हो गया 1947 में, तो उसके पश्चात हिंदी आत्मकथा का क्या स्वरूप रहा। तो स्वतंत्रता के पश्चात की साहित्य लेखन को हम दशकों में बांटते हैं। 50 से 60 का दशक, 60 से 70, 70 से 80, इस तरह से प्रत्येक दशक के ही अनुसार हम आत्मकथा लेखन की चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता से पूर्व आत्मकथा लेखन का एक प्रारंभ था, एक नींव पड़ रही थी, एक भूमिका के रूप में था। और उस समय हम देखते हैं आत्मकथा लेखन के लिए साहित्यकार के साथ साथ समाज सुधारक और राजनेता भी आए। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी, सुभाष चंद्र बोस ने लिखी, नेहरू जी ने लिखी, और समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद थे, स्वामी श्रद्धानंद थे, विवेकानंद थे, इन सब की भी आत्मकथा मिलती है। और साहित्यकारों का जिस प्रकार से साहित्य की अन्य विधाएं विकसित हुई, उस रूप से आत्मकथा का प्रारंभ नहीं हुआ। प्रारंभ हो गया था द्विवेदी युग से पहले। हालांकि आत्मकथा बनारसी दास जैन की अर्धकथा जो हमें रीतिकाल में मिलती है, ब्रज भाषा में और पद्यात्मक रूप में है, पर व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध रूप में उसका जो एक पारंपरिक रूप है वे हमें द्विवेदी युग के बाद, विशेष रूप से जब छायावाद का प्रारंभ होने जा रहा था, वहां मिलती है। और अनेक साहित्यकार आत्मकथा लेखन की ओर प्रवृत्त हुए और धीरे धीरे आत्मकथा लेखन के स्तर में भी परिवर्तन आया, उसमें विषयगत विविधता भी आई और आत्मकथा लेखन की ओर केवल साहित्यकार ही नहीं, अन्य लोग भी आए। तो आत्मकथा में जो पर्याप्त वैविध्य आया, उसका साहित्य में विविधता इतनी अधिक बढ़ी और अनेक साहित्यकार, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, शिक्षक, समाज सेवक, फिल्मी कलाकार आदि, उनके द्वारा भी आत्मकथा लेखन का कार्य किया गया। और इसकी के साथ ही आत्मकथा केवल लेखक के निजी व्यक्तित्व को ही प्रस्तुत नहीं करती, उसके निजी जीवन के अनुभव का चित्र तो वे है ही। अपने जीवन के विविध संघर्षों को, विविध पहलुओं को तो वे प्रस्तुत करता ही है, उनके साथ साथ मध्य भारतीय समाज के विविध रूपों का अत्यंत सजीव और मार्मिक प्रामाणिक चित्र भी उपस्थित होता है। जब इतिहास लेखन किया जाता है, इतिहास लिखा जाता है, तो वहाँ केवल तथ्यों का ब्यौरा मात्र होता है, पर उन तथ्यों के संकलन के लिए ये आत्मकथाएं बहुत प्रामाणिक सामग्री के रूप में उपयोगी रहती है। और आत्मकथाओं में जो आत्मकथाकार रहे, उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन का, अपने व्यक्तिगत जीवन का तो वर्णन किया ही किया, उनके साथ साथ उनकी अपेक्षा अपने कार्य क्षेत्र संबंधी प्रकरणों को विशेष रूप से स्थान दिया, उनको प्रमुखता दी। जैसे साहित्यकार जब आत्मकथा लेखन कर रहा है, तो वे अपने समकालीन अन्य साहित्यकारों के साथ उसके कैसे संबंध रहे, उसकी कविता की प्रेरणा मूल क्या रही, उसकी रचना प्रक्रिया किस रूप में रही और कैसी समकालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां थी, कैसा परिवेश था, वह भी उन कथाओं में, आत्मकथाओं में उभर करके आ गया है। और आत्मकथा में पूरा एक सांस्कृतिक परिवेश भी प्रस्तुत होता है।
जिस परिवार से, जिस समाज से आत्मकथाकार जुड़ा हुआ है, उस समाज के, उस परिवार विशेष के व्रत, उत्सव, अंधविश्वास, उनकी परंपराएं, उनके जीवन मूल्यों आदि का भी अंकन वे साथ के साथ करता चला जाता है। इसी के साथ ही मित्रों, जब आत्मकथा लेखन का प्रारंभ हुआ था तब वह सीधी सरल सपाट हुआ करती थी। उनमें शिल्पगत शैलीगत विशेषताएं विशेष नहीं थी, पर जैसे जैसे इस विधा का विकास हुआ वैसे वैसे शिल्पगत भी नवीन प्रयोग होने लगे। शैली में विविधता आई, शैली में गतिशीलता आई, व्यापकता आई और विश्लेषणात्मकता का प्रादुर्भाव हुआ। लेखक सिर्फ अपने जीवन का ही अनुभव नहीं प्रस्तुत कर रहा है, अपितु अपनी समकालीन पूरी स्थिति का, पूरे परिवेश का एक विश्लेषणात्मक चित्र भी प्रस्तुत करता चला जाता है। और आत्मकथा में अनेक अन्य गद्य विधाओं का भी समावेश हो गया, उनके गुण भी समाहित हो गए। कहीं वे शिल्प की दृष्टि से पत्र की, कभी डायरी, कभी संस्मरण, कभी जीवनी, इन सब का एक सम्मिलित रूप हमें आत्मकथा में देखने को मिलता है। रोचकता की बात करें तो आत्मकथा में उपन्यास जैसी रोचकता भी रहती है। एक कथा के रूप में, एक प्रवाह के रूप में, एक क्रमबद्ध व्यवस्था के रूप में भी आत्मकथा चलती है, जिससे पाठकों का मनोरंजन भी होता है और अपने जो उनके आदर्श पुरुष है, जिनकी आत्मकथा वे पढ़ रहा है, उनके जीवन से उसे प्रेरणा भी प्राप्त होती है। तो इस तरह से आत्मकथा प्रेरणा स्रोत का भी कार्य करती है। और आत्मकथा में रोचकता तो रहती है, अगर रोचकता ना हो तो कोई पाठक, कोई अध्येता उस आत्मकथा को पढ़े नहीं। पर वे उपन्यास नहीं है। उपन्यास में कल्पना है, उपन्यास में काल्पनिक पात्र हैं। लेखक के पास पूरी छूट है, वे अपनी कल्पना के घोड़े, कल्पना की उड़ान कहीं तक ले जा सकता है। परंतु आत्मकथा में प्रामाणिकता होनी आवश्यक है। वे जो भी तथ्य रख रहा है, अपने विषय में जो भी बता रहा है, एक तो अपने विषय में कहना स्वयं में बड़ा जोखिम का काम है, क्योंकि अगर लेखक अपने गुणों को, अपनी विशेषताओं को अधिक प्रकट करता है तो वो आत्म प्रशस्ति का दोष आ जाएगा उसमें। और यदि वे अपने दोषों को, अपने जीवन की कमजोरियों को बताता है तो जो अध्येता वर्ग उसे अपना प्रेरणा स्रोत मानता है, जो पाठक उसे अपने आदर्श के रूप में देखता है, वह उनकी कमजोरियों को जान करके कहीं उसके मन में उपेक्षा का भाव ना आ जाए, कहीं वे जो एक आदर्श रूप उसने अपने मनोमस्तिष्क में बिठा रखा था, कहीं वे कम ना हो जाए। तो लेखक के सामने दोनों तरह की चुनौतियां रहती हैं। अपनी इतनी गुणों को, इतनी विशेषताओं को ना बताए कि वो आत्म प्रशस्ति का रूप धारण कर ले, और अपनी कमजोरियों को भी इस तरह से उजागर ना करे कि पाठक के लिए वह उपेक्षा का पात्र बन जाए। तो एक तटस्थता का भाव रखते हुए, एक शैल्पिक दृष्टि से वे आत्मकथा का ताना बाना इस प्रकार से बुनता है कि उसका पूरा जीवन तो आ ही जाता है, उसके साथ साथ तत्कालीन पूरा परिवेश अपने वैविध्य के साथ, अपनी प्रवाहमयता के साथ, अपनी व्यापकता के साथ वहां प्रस्तुत हो जाता है। तो अब हम मित्रों बात करते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात अर्थात 50 और 60 के दशक में कौन कौन सी आत्मकथाएं लिखी गई, कौन कौन से साहित्यकार आत्मकथा लेखन की ओर प्रवृत्त हुए और उनकी आत्मकथा की क्या विशेषता रही। सबसे पहले हम देखते हैं वियोगी हरि। लोकप्रिय साहित्यकार रहे, गांधी जी के सिद्धांतों के अनुयायी और प्रचारक रहे। उन्होंने 1948 में, क्योंकि स्वतंत्रोत्तर की हम बात कर रहे हैं तो 47 के बाद, वैसे हमने 50 से 60 का दशक लिया है, पर इनकी आत्मकथा
मेरा जीवन प्रवाह 1948 में प्रकाशित हुई। बी योगी हरि एक समाज सेवी भी रहे, गांधीवादी विचारों के प्रवर्तक भी थे, प्रचारक भी रहे। तो जैसी व्यक्ति की, जैसी लेखक की मनोवृत्ति होती है, जैसी उसकी प्रवृत्ति होती है, वह उसके साहित्य में किसी न किसी रूप में आ ही जाती है। तो वियोगी हरि का भी जो समाज सेवी रूप था, वह उनकी आत्मकथा में अधिक मुखरित होकर के प्रस्तुत हुआ है। वियोगी हरि ने तुलसीदास पर भी टीका लिखी है, एक लोकप्रिय साहित्यकार रहे। इसी तरह से एक अन्य कथाकार रहे यशपाल, जिन्होंने झूठा सच, विभाजन की त्रासदी को लेकर के एक विशालकाय उपन्यास की रचना की। मार्क्सवादी विचारधारा के रहे, साम्यवादी विचारधारा के समर्थक रहे, परंतु साथ ही वे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी रहे। वे गांधी जी के सिद्धांतों से प्रभावित नहीं रहे, क्योंकि उस समय दो दल बन गए थे स्वतंत्रता आंदोलन के समय, एक नरम दल और एक गरम दल। गरम दल जो क्रांतिकारियों का दल था, जिसमें भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस आदि आते थे। तो यशपाल उस क्रांतिकारी दल से अधिक प्रभावित थे, उनकी सिद्धांतों से, उनकी मान्यताओं से वे अधिक प्रभावित थे, और वे स्वयं भी यही चाहते थे कि बिना क्रांति किए स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। और इस तरह से उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी, वे 3 भागों में लिखी। सिंहावलोकन, जो 1951, 52 और 55 में प्रकाशित हुई। पहला खंड 1951 में प्रकाशित हुआ, दूसरा 1952 में हुआ, और तीसरा 1955 में प्रकाशित हुआ। और लेखक की विचारधारा उसमें विशेष रूप से प्रकट होती है। क्रांतिकारी दल के कार्यों का पूरा लेखा जोखा, पूरे विस्तार से वर्णन वे वहां पर प्रस्तुत करते चले जाते हैं, उनका लेखा जोखा वे रखते हैं। तो इसी तरह से एक अन्य आत्मकथाकार हुए स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, जिनकी आत्मकथा है स्वतंत्रता की खोज में। 1951 में इस आत्मकथा का लेखन उनके द्वारा किया गया, और इस आत्मकथा में एक निर्धन और नेत्रहीन व्यक्ति की कथा है, जो जीवन में, अपने प्रारंभिक जीवन में अनेक संघर्षों को प्राप्त करता है, अनेक कठिनाइयों को सहन करता है, और वे अपनी शिक्षा के लिए देश विदेश में अनेक स्थानों की यात्राएं करता है, और इन यात्राओं के माध्यम से वे मानवीय स्वतंत्रता का प्रचार प्रसार करता चला जाता है। देश विदेश में विचार स्वातंत्र्य का प्रसार करने के लिए ही ये आत्मकथा लिखी गई। जो मित्रों मैंने अभी बात कही थी कि आत्मकथा में विषयगत और शिल्पगत नए प्रयोग भी किए गए, तो नवीन प्रयोगों की दृष्टि से ये आत्मकथा महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता की खोज में, जिसमें वे मानवीय स्वतंत्रता की भी बात करते हैं और वैचारिक स्वतंत्रता की भी बात करते हैं। और जो देश गुलाम था, उसकी आजादी के लिए तो प्रयत्न किए जा रहे थे, स्वतंत्रता के लिए तो संघर्ष हो ही रहा था, उसके साथ साथ मानवीय स्वतंत्रता को और वैचारिक स्वतंत्रता को इन्होंने अधिक महत्व दिया। और इसीलिए एक नेत्रहीन व्यक्ति की कथा के माध्यम से, उसके जीवन संघर्षों के माध्यम से वे पूरा एक नवीन दृष्टिकोण आत्मकथा में प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह से छायावाद युग की हम बात करते हैं। छायावाद के एक प्रबल समर्थक रहे शांति प्रिय द्विवेदी। कविता के क्षेत्र में जब छायावाद आया था, तो उसको लेकर के अनेक आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे, और प्रबल विरोध भी हुआ उसकी लाक्षणिकता को लेकर, उसकी अमूर्तता को लेकर के, प्रतीकात्मकता को लेकर, क्योंकि एक सपाट इतिवृत्तात्मक शैली जो द्विवेदी युग में नैतिकता परक दृष्टिकोण को लेकर के चल रही थी, और उससे एकदम हट करके नवीन कलात्मक प्रयोग करते हुए कविता के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए।
तो उस समय के जो आलोचक थे या साहित्यकार थे या इतिहासकार थे, वे छायावाद की प्रकृति को उस रूप में ग्रहण नहीं कर पाए, तो इसलिए उन्होंने अनेक आरोप लगाए। तो उनके आरोपों का खंडन करने के लिए और छायावाद की विशेषताओं को बताते हुए दो आलोचक मुख्य रूप से सामने आए, एक शांति प्रिय द्विवेदी और एक नंद दुलारे वाजपेयी, जिन्होंने छायावाद का समर्थन किया। तो इन्हीं शांति प्रिय द्विवेदी जी ने ही हिंदी में आत्मकथा एक संस्मरणात्मक शैली में लिखी। संस्मरणों का जिस प्रकार संस्मरण लिखे जाते हैं, उसी तरह से इन्होंने आत्मकथा को भी संस्मरणात्मक शैली में रचा। इनकी आत्मकथा का नाम है परिव्राजक की प्रजा, जो 1952 में रचित है। इसमें द्विवेदी जी के करुणा प्लावित जीवन के विविध पक्ष हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो साहित्य के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में, समाज में जो विभिन्न संघर्ष किए और उनके जीवन में जिस प्रकार से करुणा का समावेश हुआ और किस तरह से उन्होंने करुणा का प्रचार प्रसार किया, तो इस तरह से उनके जीवन के विविध पक्ष उनकी आत्मकथा में उभर करके आए हैं। इसी तरह से एक अन्य आत्मकथाकार हुए देवेंद्र सत्यार्थी। बहुत बड़े लोक गीतों के संग्रहकार हैं, स्वयं लोकगीतों की रचना करने वाले भी हैं, लोकप्रिय हैं और लोकगीतों का संग्रह किया। लोकगीत जो लोक में तो प्रचलित थे, परंतु साहित्यिक विधा के रूप में साहित्य में उनको भी स्थान नहीं प्राप्त हुआ था। तो ये एक महनीय कार्य देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा किया गया। इन्होंने अपनी आत्मकथा को दो भागों में प्रस्तुत किया। इनका पहला भाग आत्मकथा का चांद सूरज के वीरन 1952 में प्रकाशित हुआ और जबकि दूसरा भाग नील यक्षिणी 1985 में आकर के प्रकाशित हुआ। तो एक लंबा अंतराल है बीच में। तो 50-60 के दशक में इनकी आत्मकथा के पहले दशक को हम पहले भाग को देख सकते हैं और 80 से 90 के दशक में हम नील यक्षिणी को देख सकते हैं। और इनकी आत्मकथा में भी शिल्प की दृष्टि से अनेक नवीन प्रयोग किए गए। इन्होंने अपनी आत्मकथा में तटस्थता रखी। आत्मीयता का भाव आत्मकथा की विशेषता होती है, परंतु इन्होंने शिल्पगत नवीन प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक तटस्थ रहने का प्रयास किया और उस तटस्थता को बनाए रखने के लिए इन्होंने पात्रों के नामों में भी परिवर्तन कर दिया। जो पात्र इनके जीवन से जुड़े हुए थे, यथार्थ था, परंतु उनके नामों को परिवर्तन कर दिया। ये एक शिल्पगत नवीन प्रयोग था। और इन्होंने अब आत्मकथा में स्वयं अपने लिए भी अलग अलग नाम रखे। कभी वे अपने आप को यायावर कहते थे, कभी अमृतयान कहते हैं, कभी वे पाषाण यात्री अपने लिए नाम का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से पात्रों के नामों में भी परिवर्तन किया और स्वयं अपने लिए भी अलग अलग नाम दिए। तो चांद सूरज के वीरन जो इनकी आत्मकथा का पहला भाग है, जो 1952 में प्रकाशित हुआ, उसके 3 खंड हैं और इन 3 खंडों में लेखक ने अपने बचपन का, अपनी शिक्षा संबंधी जो उन्होंने यात्राएं की, उनका और साहित्यिक जीवन का अंकन किया है। तो ये उनके जीवन के प्रारंभिक समय का वर्णन है। और जो नील यक्षिणी है, इसमें सत्यार्थी जी ने अपने जीवन के 1927 से लेकर 1984 तक के कालखंड का वर्णन किया है। 1927 से पूर्व का वर्णन इनके पहले भाग चांद सूरज के वीरन में मिलता है। जो इनका बचपन का समय था, शिक्षा प्राप्ति का समय था, शिक्षा के जीवन में अपना कैरियर बनाने के लिए जो संघर्ष का समय था और जो साहित्यिक जीवन का प्रारंभ हो रहा था, तो उन संघर्षों का वर्णन पहले भाग में मिलता है। और दूसरा भाग फिर 1927 से 1984 तक है। इसमें लेखक ने अपने लिए विभिन्न नामों का
प्रयोग किया है और 1985 में फिर ये प्रकाशित भी हुआ। इसी तरह से हिंदी साहित्य जगत में एक प्रसिद्ध उपन्यासकार आचार्य चतुरसेन शास्त्री हुए, जिनकी बड़े प्रसिद्ध उपन्यास हैं। वैशाली की नगर वधू है, वयम रक्षामा जिसमें इन्होंने रावण को उसका मुख्य पात्र बना करके नायक के रूप में चित्रित किया है और बड़े रोचक और पठनीय उपन्यास है। तो इन्होंने भी 2 आत्मकथाएं लिखी, यादों की परछाइयाँ जो 1956 में प्रकाशित हुई और मेरी आत्म कहानी 1963 में प्रकाशित हुई। और जो दूसरी पहली यादों की परछाइयाँ हैं, ये तो इनकी स्वयं की लिखी हुई है 1956 में, और जो मेरी आत्मकथा कहानी है, इसके प्रारंभिक 2 अध्याय तो लेखक द्वारा स्वयं लिखे गए थे और उसके पश्चात इनकी मृत्यु हो गई और मरने के पश्चात वो अधूरी छूट गई। तो उनके अनुज, उनके छोटे भाई चंद्रसेन ने शेष अध्यायों को लिख करके पूर्ण किया और उसे प्रकाशित किया। जो शास्त्री जी द्वारा अनेक नोट्स छोड़े गए थे, उनको आधार बना करके, उस सामग्री को आधार बनाकर उनके छोटे भाई ने पूरा प्रयास किया है कि वे आत्मकथा प्रामाणिक बने, यथार्थ रहे, परंतु फिर भी उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है, क्योंकि स्वयं लेखक द्वारा नहीं लिखी गई है और उनके छोटे भाई ने पूरा प्रयास किया है, परंतु उसकी प्रामाणिकता को हम संदिग्ध कह सकते हैं। इसी तरह से सुप्रसिद्ध नाटककार हुए सेठ गोविंद दास, जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी थे। उन्होंने 1957 में आत्मनिरीक्षण नाम से अपनी आत्मकथा लिखी और इस आत्मकथा में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास निबद्ध है। स्वयं आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, उस आंदोलन की विविध गतिविधियों का प्रत्यक्ष दृष्टा भी रहे, स्वयं भुक्तभोगी भी रहे। तो पूरे स्वाधीनता आंदोलन का एक इतिहास अगर कहीं देखना हो तो इनकी आत्मकथा में देखा जा सकता है। सेठ गोविंद दास बड़े स्पष्ट निर्भीक वक्ता रहे, निडर थे। उन्होंने हालांकि राजनीतिक जो हस्तियां होती हैं उनके ऊपर आलोचना करना, उनके ऊपर चर्चा करना बड़ा जोखिम का विषय होता है, पर गांधी जी और नेहरू जी के विचारों की आलोचना इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी आत्मकथा में की है। इसलिए जब उनके विचारों को जानना हो एक तटस्थ दृष्टि से, तो उस दृष्टि से भी इनकी जो आत्मकथा है वे महत्वपूर्ण है। इसी तरह से हिंदी साहित्य के एक अन्य साहित्यकार हुए पांडे बेचन शर्मा उग्र। साहित्य की विभिन्न विधाओं पर इन्होंने लिखा। इनकी आत्मकथा है अपनी खबर, जो 1960 में प्रकाशित हुई। अपने जीवन की प्रारंभिक वर्षों की घटनाओं को उसमें लेखनीबद्ध किया गया है और बड़ी ओजपूर्ण शैली में लिखा है। 2 टूक बात कहने की विशेषता है इनकी, जो कहना स्पष्ट शब्दों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से और सीधे सीधे कह देना, कोई लाग लपेट नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई कृत्रिमता नहीं। तो इस तरह से अपने जीवन के प्रारंभिक 21 वर्षों की घटनाओं को आधार बनाते हुए इन्होंने अपनी खबर इस आत्मकथा का लेखन किया। इसके पश्चात हम बात करते हैं 1960 और 70 के दशक के बीच में। उस बीच में आत्मकथा लिखी गई हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन जो हालावाद के प्रसिद्ध कवि रहे, जो कविता के क्षेत्र में भी विशेष जिन्होंने पहचान बनाई, तो उनकी आत्मकथा 4 खंडों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में, नीड़ का निर्माण फिर 1970 में, बसेरे से दूर 1977 में और 10 द्वार से सोपान तक 1985 में। और इन्होंने अपनी आत्मकथा को स्वयं नाम दिया स्मृति यात्रा यज्ञ। और बच्चन की आत्मकथा में उनके आरंभिक जीवन संघर्ष, जब ये इलाहाबाद में अंग्रेजी के अध्यापक रहे,
जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने गए तो वहाँ के अनुभव, और जब आकाशवाणी रेडियो में इलाहाबाद से में हिंदी के प्रोड्यूसर रहे तो वहाँ के अनुभव, विदेश मंत्रालय में राजनयिक के रूप में जब गए तो हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इनके द्वारा जो विभिन्न प्रयत्न किए गए और इनके जो जीवन के विविध अनुभव थे, उसे उपन्यास शैली में बच्चन जी ने प्रस्तुत किया है। हिंदी साहित्य के गद्य लेखक रहे रामचंद्र तिवारी। उनके अनुसार इस स्मृति यात्रा यज्ञ में प्रकारांतर से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का हिंदी भाषा और साहित्य का पूरा संघर्ष ही मूर्त हो गया है। इस आत्मकथा में संस्मरण, यात्रावृत्त, कविता, साक्षात्कार, नरेशन आदि अनेक विधाएं और शैलियां गुम्फित हैं। सबसे बड़ी बात है लेखक के आत्मस्वीकार का साहस। बड़ी बेबाकी से अपनी कमजोरियों को भी वे प्रकट करते हैं। इसीलिए डॉक्टर धर्मवीर भारती ने कहा, हिंदी में अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह देना ये पहली बार हुआ है। इससे पहले आत्मकथा में ऐसी बेबाकी नहीं मिलती, ऐसा साहस नहीं मिलता है। तो इस तरह से मित्रों, अभी हमने 1960 तक के जो आत्मकथाएं हैं उसके बारे में चर्चा की। आगे के दशक में जो आत्मकथाएं लिखी गई उस पर हम चर्चा अपनी अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।